तो आज ये मैंने एक कुंडली लगाई हुई है और इस पर मैं दशा और अंतरदशाओं को इंटरप्रेट करूंगा कि हमें किस तरीके से किसी भी नेटवर्क की दशा और अंतरदशाओं का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है दशा और अंतरदशाओं को इंटरप्रेट करना। तो किसी भी दशा और अंतरदशा को इंटरप्रेट करने से पहले दो पार्ट होते हैं उसके। सबसे पहला होता है प्रॉमिस ऑफ दशा, और वो लॉर्डशिप के बेसिस पर हम देखेंगे। और सेकंड वन जो पोर्शन है वो बाद में देखना है आपको। वो देखना है कि प्लेसमेंट ऑफ द दशा प्लैनेट्स, कि जिस भी प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है वो कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, उसकी कैसी स्थिति है। तो कोई भी प्लैनेट जो फल देगा, सबसे पहले हमें देखना है दशा और अंतरदशाओं की क्या लिंकिंग है, उसका प्रॉमिस क्या बनता है यार, वो कौन से फल उसे देने चाहिए। अब वो वैसे फल दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा वो डिपेंड करेगा उसके प्लेसमेंट पर। तो दशाओं के भी दो फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। दशाओं में जो फल दिए जाते हैं वो नेचुरल सिग्निफिकेशन से उसका कोई भी मतलब नहीं होता। जो फल दिए जाते हैं वो लॉर्डशिप के फल दिए जाते हैं। तो कोई भी दशा प्लैनेट लॉर्डशिप, जब उसकी दशा चल रही हो तो आप उसकी लॉर्डशिप पर फोकस करेंगे। जब दशा नहीं चल रही है तो एज ए प्लैनेट फोकस करेंगे कि वो बेनिफिक है या मेलिफिक है। अब मैं यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट बेनिफिक होगा दशा के हिसाब से और कौन सा मेलिफिक होगा, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल मेलिफिक। ऑल 9 प्लैनेट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये पाइसेस लगने की कुंडली है, तो सबसे पहले हमने सन ले लिया। तो सन इस कुंडली में 6th लॉर्ड है, तो 6th लॉर्ड अनडिस्प्यूटेड मेलिफिक होता है, अशुभ ग्रह होगा तो ये मेलिफिक हो गया। दूसरा अब हम आ जाते हैं मून पर। तो लॉर्डशिप केवल देखनी है मून की राशि कहां पर है, 4 साइन में। ये 4 साइन रखा हुआ है ट्राइन में, त्रिकोण में, 5वें भाव में। जो अनडिस्प्यूटेड बेनिफिक होगा तो इस कुंडली के लिए मून बेनिफिक हो गया। इन दोनों की एक एक लॉर्डशिप है, बाकी सभी प्लेनेट की दो दो लॉर्डशिप है। तो एज ए वन पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड वो बेनिफिक हो सकता है और दूसरे हाउस के लॉर्ड वो मेलिफिक भी हो सकता है, या दोनों हाउसेस के केस में वो बेनिफिक भी हो सकता है। मतलब अलग अलग तरीके का बिहेव करेगा जिनके पास 2 लॉर्डशिप है। तो यहाँ पर जैसे देखता हूं मैं, मार्स की 2 लॉर्डशिप है। मार्स की एक तो लॉर्डशिप है आपके 2nd भाव की और एक लॉर्डशिप है 9th हाउस की। तो सबसे पहले 9th हाउस की लॉर्डशिप मैंने देखी, तो एज ए 9th लॉर्ड ये बेनिफिक होगा ही अनडिस्प्यूटेड। मगर एज ए 2nd लॉर्ड अब देखना है आपको, एज ए 2nd लॉर्ड मार्स कैसा होगा। तब हम देखेंगे मार्स कहां पर जाकर बैठा है। ये यदि किसी के साथ कंजक्टेड होता, युति में होता, तो हम जिससे ये युति कर रहा है उसके हिसाब से बिहेव करता। मगर अब ये अकेला बैठा है तो इसकी अपनी खुद की 2nd लॉर्डशिप, हम इसे देख रहे हैं एज ए 2nd लॉर्ड। तो 2nd लॉर्ड ये अकेला बैठा हुआ है तो इसकी जो दूसरी लॉर्डशिप है 9th हाउस की, उसकी तरह ये बिहेव करेगा। तो 2nd लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, वो 9th लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी बेनिफिक हो गया। अब मैं बात करूंगा मरकरी की। तो मरकरी पर लॉर्डशिप है दोनों केंद्र स्थानों की, 4था भाव और 10वां भाव, वो 7वां भाव। तो एज ए 4th लॉर्ड मरकरी न्यूट्रल हो गया। केंद्र भावों के स्वामी हमेशा न्यूट्रल होते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। फिर एज ए 7th लॉर्ड भी ये न्यूट्रल हो गया, तो इस कुंडली में दोनों पूरी तरीके से न्यूट्रल है। इसके बाद हम करेंगे जुपिटर की बात। तो जुपिटर लग्न लॉर्ड है, वो ऑलवेज अनडिस्प्यूटेड बेनिफिक होता है, तो एज ए लग्न लॉर्ड बेनिफिक हो गया। दूसरा है 10वें भाव का लॉर्ड है, 10th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड न्यूट्रल होता है। तो एक ही प्लेनेट यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बन जाए, स्वामी बन जाए, तो वो योग कारक हो जाता है। तो इस कुंडली के लिए जुपिटर योग कारक हो गया। अब हम नेक्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं, वीनस की, शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर एज ए 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड बाद में देखते हैं। जो भी 8th लॉर्ड होता है वो कैसा होगा वो उसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है। तो वीनस यहाँ पर 3rd लॉर्ड है, 3, 6, 11 भाव के स्वामी अनडिस्प्यूटेड मेलिफिक होते हैं। तो एज ए 3rd लॉर्ड ये मेलिफिक हो गया। अब हम देखेंगे इसे एज ए 8th लॉर्ड। तो 8th लॉर्ड कैसा होगा वो उस प्लेनेट की दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है। तो वीनस की दूसरी लॉर्डशिप 3रे भाव की है, वो मेलिफिक है, इसलिए वीनस इस कुंडली के लिए एज ए 8th लॉर्ड भी मेलिफिक हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्लेनेट, दैट इज सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पर 11th एंड 12th लॉर्ड है, 11th एंड 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड बाद में देखा जाता है हमेशा, सबसे पहले हम उसको एज ए 11th लॉर्ड देखेंगे।
11th लॉर्ड अनडिस्प्यूटेड मेलिफिक होता है, 3 6 11 के मेलिफिक होते हैं। अब 12th लॉर्ड देखने के लिए हमें देखना है कि ये किसी के साथ जाकर बैठा है क्या। तो साथ जाकर बैठा हुआ है, तो जिनके साथ जाकर बैठा हुआ है उनके जैसा इसका नेचर होगा। तो साथ किस किस के जाके बैठा हुआ है, केतु को कंसीडर नहीं करेंगे, एक तो सन को कंसीडर करेंगे, एक वीनस को कंसीडर करेंगे। तो इस कुंडली में सन भी मेलिफिक है और वीनस भी मेलिफिक है, इसलिए एज ए 12th लॉर्ड सैटर्न यहाँ पर मेलिफिक हो गया। जिनके साथ बैठा हुआ है वो दोनों मेलिफिक है, इसलिए 12th लॉर्ड इस कुंडली के लिए मेलिफिक हो गया। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु 7वें भाव में बैठा हुआ है। राहु केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं, साथ में वो जिसके साथ बैठे हुए हैं कंजंक्शन में बैठे हुए हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं। तो उनका डबल बिहेवियर होता है, प्लेसमेंट प्लस कंजंक्शन। तो ये 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव में राहु न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, 7वें भाव में सभी ग्रह न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं। अब आ जाता हूं केतु पर। तो केतु का प्लेसमेंट लग्न में है, तो लग्न के हिसाब से बेनिफिक हो गया, मगर इसके साथ जो तीनों ग्रह बैठे हुए हैं वो तीनों ही मेलिफिक है। तो ड्यू टू कंजंक्शन ये मेलिफिक हो गया, तो ये दोनों का मिक्सर होगा आपका। केतु इस कुंडली के लिए बेनिफिक और मेलिफिक जैसे रिजल्ट देगा, अलग अलग तरीके के रिजल्ट देने वाला है। अब ये रिजल्ट एक्चुअली क्या करेगा, ये दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा, इसकी दशा में दूसरे इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे, ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे। तो मैंने अभी सभी 9 प्लैनेट्स बताए इस कुंडली के लिए कौन कौन सा प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब दशा और अंतर दशाओं को समझने की कोशिश करें। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि वीनस की महादशा है और जुपिटर की दशा है, वो अंतरदशा है। तो दशा और अंतरदशाओं के लिए आपको 2 चीजों पर बड़ा फोकस करना है। एक तो सहधर्मी है या विधर्मी है और दूसरा संबंधी है या संबंधी नहीं है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। तो कंसेप्ट वही याद रखना है, जब 2 प्लैनेट संबंधी हो जाते हैं तो वो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंटली फल देने में कैपेबल होते हैं, मगर जब दोनों संबंधी नहीं होते तो रिजल्ट दोनों के नेट रिजल्ट मिलता है। मतलब विरुद्ध धर्मी हो गए और संबंधी नहीं है तो वो एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, मगर वो सहधर्मी है और संबंधी हैं तो एक दूसरे के रिजल्ट एडअप हो जाते हैं। और संबंधी हैं और दोनों विरुद्ध धर्मी हैं तभी भी कैंसिल आउट नहीं होते, आपको दोनों तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, बेनिफिक एज वेल एज मेलिफिक। अब मैं इसको समझाता हूं, इसको और समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से देखा जाता है। अब वीनस में जुपिटर, वीनस की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा देखनी है। वीनस के पास 2 लॉर्डशिप है, 3rd हाउस एंड 8th हाउस, तो दोनों लॉर्डशिप मेलिफिक है और जुपिटर में दोनों लॉर्डशिप योग कारक है। अब आप कैसे रिजल्ट देखोगे, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों में कोई संबंध बन रहा है क्या इस कुंडली में, तो ये संबंधी नहीं है। संबंधी नहीं है तो कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। तो इनमें जो भी स्ट्रोंगर होगा उसके फल मिलेंगे थोड़े बहुत। जुपिटर वीनस के फलों को, रिजल्ट्स को कैंसिल आउट कर देगा, वीनस जुपिटर के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस पर्टिकुलर दशा में नहीं तो आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं बहुत खराब रिजल्ट मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये पूरी दशा आपकी न्यूट्रल टाइप जाने वाली है, इस तरीके से आप असेस करेंगे। इसमें कैंसिलेशन होगा, ये जितने मेलिफिक फल देने की कोशिश करेगा या बेनिफिक देने की कोशिश करेगा और दोनों में क्लैश होगा और आपको नहीं तो बहुत मेलिफिक फल मिलने वाले हैं, नहीं बेनिफिक मिलने वाले हैं। कहीं आप सोच लो योग कारक की अंतरदशा चल रही है तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, या मेलिफिक की दशा चल रही है तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है इस दशा में, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, नहीं अच्छा होने वाला है। तो ये बिल्कुल अपोजिट थे, इसलिए हमें पता चल गया। अब देखिए मैं एक ऐसा ग्रह लेता हूं जो मेलिफिक भी एक्ट कर रहा है और बेनिफिक भी एक्ट कर रहा है, और दूसरा ऐसा लेता हूं जो कि एज ए बेनिफिक एक्ट कर रहा है या एज ए मेलिफिक। समझाने के लिए मैं बताता हूं, मार्स मैंने यहां से हटा दिया, इसको जरा ध्यान से समझना, यही मेन वो है इसका दशाओं का मेन पार्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको, मार्स सपोज यहां रखा हुआ था, मार्स को सपोज मैं प्लेस कर देता हूं किसी ऐसी जगह पे प्लेस कर देता हूं जहां पर ये उस प्लेनेट के साथ मेलिफिक बन जाता है। सपोज यहां पर मेलिफिक कोई भी नहीं हो रहा है, लेट अस प्लेस सन को यहां से हटा देता हूं, ये एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं।
सन यहां पर प्लेस कर दिया और मार्स को मैंने सन के साथ प्लेस कर दिया। इसी कुंडली में अब समझाता हूं मैं आपको। मैंने बताया था कि मार्स एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक था, मगर यहां पर अब एज ए 2nd लॉर्ड ये मेलिफिक हो जाएगा। मार्स एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो सन के साथ प्लेस्ड है और सन इस कुंडली के लिए 6th लॉर्ड होकर मेलिफिक है। तो परसेचार्य के नियम से मार्स एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक हो गया। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्स की महादशा में मून की अंतरदशा चल रही है। मार्स की महादशा में मून की अंतरदशा चल रही है। ध्यान से समझ लेना आपका, या इसके बाद दशाओं में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। प्लेसमेंट को हम लेटर पार्ट में देखेंगे। लॉर्डशिप के बेस पर दशाएं आपको इसके बाद क्लियर हो जाएंगी। तो मार्स है 9th लॉर्ड और मार्स है 2nd लॉर्ड। एज ए 9th लॉर्ड ये बेनिफिक है और एज ए 2nd लॉर्ड ये मेलिफिक है। मून है आपका 5th लॉर्ड, तो एज ए 5th लॉर्ड ये बेनिफिक है। तो मून तो बेनिफिक ही है, एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, मगर मार्स एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, एज ए 2nd लॉर्ड ये मेलिफिक है। इन दोनों में कोई संबंध है कि इस कुंडली में हम देखते हैं क्या मार्स मून को देख रहा है या मून मार्स को देख रहा है, या एक दूसरे की राशियों में है, या किसी भी तरीके का यहां पर संबंध दोनों के बीच में नहीं है। तो कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। अब क्या रिजल्ट हम प्रेडिक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मून भी बेनिफिक है और 9th लॉर्ड की तरह बेनिफिक और 2nd लॉर्ड की तरह बेनिफिक है। तो सहधर्मी की वजह से ये अंतरदशा मून की अंतरदशा मार्स के अंदर बहुत ही अच्छी जाने वाली है। इसकी 2nd लॉर्डशिप इनइफेक्टिव हो जाएगी। 2nd लॉर्डशिप इसलिए इनइफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सहधर्मी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मार्स की जो दशा है उसका बेनिफिक पार्ट ही आपका फलित होगा। मतलब इन दिस केस वो एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक पार्ट के रिजल्ट नहीं के बराबर दे पाएगा। आपको सारे रिजल्ट 9th हाउस और 5th हाउस के मिलने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों सहधर्मी होकर स्ट्रोंगर हो गए। मार्स उसके अपने जैसे रिजल्ट देने देगा मून को, और मून अपने जैसे रिजल्ट देने देगा इसको, मार्स को। इसके मेलिफिक रिजल्ट नहीं के बराबर मिलेंगे। अब मैं इसी केस को थोड़ा सा बदल देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसी केस को, कि मैंने ये यहां पर अब मार्स की महादशा में सन की अंतरदशा को चेक करूंगा। तो मार्स एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है और एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक है। अब सन की अंतरदशा, सन मेलिफिक है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ये दोनों संबंधी भी हो गए। अब मार्स एज ए 9th लॉर्ड तो विरुद्ध धर्मी है इससे, मगर एज ए 2nd लॉर्ड सहधर्मी भी है और संबंधी भी है। जब दो प्लैनेट संबंधी हो जाते हैं तो वो दोनों के रिजल्ट में इंटरफेरेंस नहीं करते, दोनों अपने अपने रिजल्ट देते हैं। अब कैसे रिजल्ट मिलेंगे इसको ध्यान से समझना। मार्स 9th हाउस के बेनिफिक रिजल्ट भी देगा, मार्स 2nd हाउस के मेलिफिक रिजल्ट भी देगा, सन 6th हाउस के ये 6th लॉर्ड है, मेलिफिक रिजल्ट भी देगा। ये सभी तरीके के आपको तीनों तरीके के रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस केस में 9th हाउस से रिलेटेड ये मार्स आपको बेनिफिक रिजल्ट दे देगा, ये 2nd हाउस से रिलेटेड मेलिफिक रिजल्ट देगा। जैसे आपका भाग्य काम करेगा, हायर एजुकेशन काम करेगी, पेरेंट्स से रिलेटेड अच्छा रहेगा, हायर लर्निंग होगी, आपकी ट्रेवल होगी। मगर 2nd हाउस से रिलेटेड मेलिफिक है। 2nd हाउस मारक भी होता है, वैसे मारक इस कुंडली के लिए मार्स नहीं है, क्योंकि वो लग्न में इसका फ्रेंड कभी भी मारक नहीं होता। और ये आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इस तरीके से स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे सन भी अपने मेलिफिक रिजल्ट देगा। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज सन की जगह कोई और मेलिफिक प्लैनेट यदि मैं कंसीडर कर लेता हूं, सैटर्न, मार्स की महादशा है, ये 9th लॉर्ड एज ए बेनिफिक है और 2nd लॉर्ड एज ए मेलिफिक है। सैटर्न की अंतरदशा है जो कि 11th लॉर्ड भी मेलिफिक है एंड 12th लॉर्ड भी मेलिफिक है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि मार्स इसको देख नहीं रहा है, तो हमें रिलेशन भी देखना है, संबंध आपका नेचर भी देखना है, सहधर्मी है या नहीं है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। मार्स की अंतरदशा है तो मार्स के पास ड्यूटी है 11th हाउस के रिजल्ट देने की 12th हाउस के, और सॉरी सैटर्न
तो ड्यूटी है 11th हाउस और 12th हाउस का रिजल्ट देने की, और मार्स के पास ड्यूटी है 9th हाउस और 2nd हाउस के रिजल्ट देने की। अब सैटर्न एज ए 11th लॉर्ड भी मेलिफिक है, एज ए 12th लॉर्ड भी मेलिफिक है, मगर मार्स एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है और एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक है, और दोनों ये आपके एक तरीके से विरुद्ध धर्मी हो गए एज ए 9th लॉर्ड, और संबंधी है ही नहीं। यहां पर कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट होगा, ध्यान रखना। इनको 2nd हाउस और 12th हाउस के पूरी तरीके से 2nd, 12th और 11 के पूरी तरीके से खराब फल मिलने वाले हैं। 2nd लॉर्ड को ये कैंसिल नहीं करने वाला है, ध्यान रखिएगा। इट विल नॉट कैंसिल आउट द बेनिफिक रिजल्ट ऑफ 2nd हाउस। तो इस कुंडली के केस में इसको अच्छे ध्यान से समझना, जो 2nd लॉर्ड के मैक्सिमम मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एज ए 2nd लॉर्ड इसने मेलिफिक देने थे, और सैटर्न जो है वो भी इसको सहधर्मी होने की वजह से सपोर्ट करेगा, मेलिफिक रिजल्ट में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मगर एज ए 9th लॉर्ड जो मार्स देने वाला था बेनिफिक रिजल्ट, उन्हें सैटर्न कैंसिल आउट कर देगा। ये दोनों संबंधी नहीं है, तो ये एज ए 9th लॉर्ड जो बेनिफिक रिजल्ट देने वाला था सैटर्न, उसे नहीं देने देगा। मगर ये साथ में जो आपका मार्स है, क्योंकि एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, तो सैटर्न को भी पूरी तरीके से मेलिफिक रिजल्ट नहीं देने देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको हाईएस्ट मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे 2nd हाउस के। इस तरीके से इस आप दशा को इंटरप्रेट करेंगे। कहीं आप सोचोगी मार्स एज ए 9th लॉर्ड है तो ये आपकी किस्मत बदल देगा, आपका भाग्य काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं के बराबर रिजल्ट मिलने वाले 9th हाउस के, मगर सैटर्न के भी आपको उतने ज्यादा मेलिफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए फिर से समझिए, मार्स के पास 2 हाउसेस के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है। 9th हाउस के अलग रिजल्ट होते हैं, 2nd हाउस के अलग होते हैं। सैटर्न के पास 11वें और 12वें भाव के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है। अब ये चारों रिजल्ट को इंटरप्रेट करोगे, यदि दशा समझनी है आपको तो मैं 1 बाई 1 इंटरप्रेट करता हूं कि मुझे मार्स के रिजल्ट देखने एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक। तो ये एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, मगर जो जिसकी अंतरदशा है वो इससे विरुद्ध धर्मी है और दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो 9th लॉर्ड के बेनिफिक रिजल्ट को सैटर्न कट करेगा, कैंसिल आउट करेगा। इसी तरीके से ये मार्स भी सैटर्न के मेलिफिक रिजल्ट को कैंसिल आउट करेगा। तो ना ही तो आपको 9th हाउस के बेनिफिक रिजल्ट मिलने वाले हैं अच्छे से, और ना ही ये मेलिफिक रिजल्ट मिलने वाले हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव कैंसिलेशन। अब मैं बात करता हूं कि एज ए 2nd लॉर्ड ये कैसे रिजल्ट देगा। सैटर्न के दोनों हाउसेस की मैं बात कर चुका हूं। वो रीजन क्या है कि ये जो मार्स है उसने 11th हाउस के मेलिफिक रिजल्ट को भी कैंसिल आउट किया और 12th हाउस के मेलिफिक रिजल्ट को भी कैंसिल आउट किया, तो उतने ज्यादा मेलिफिक रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। अब मैं सैटर्न ये इसके मार्स के 2nd लॉर्ड के रिजल्ट की बात करता हूं। तो मार्स एज ए 2nd लॉर्ड मेलिफिक है और सैटर्न भी दोनों लॉर्ड की तरह मेलिफिक है, तो ये इसके एक्सट्रीम कैंसिलेशन नहीं होगा और मार्स यहाँ पे 2nd लॉर्ड के हाईएस्ट मेलिफिक रिजल्ट देगा। तो मार्स और सैटर्न की जो दशा और अंतरदशा में ध्यान रखना, आपको जो रिजल्ट अपीयर होंगे, दिखेंगे, बाकी थोड़े से मिलेंगे, वो 2nd लॉर्ड के रिजल्ट मिलेंगे। 2nd हाउस से रिलेटेड आपको मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे, मतलब उससे रिलेटेड आपको परेशानियां साफ साफ नजर आएंगी। इस तरीके से हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें होती नजर आ रही हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें सभी तरीके के केसेस लेने की कोशिश की है। यदि आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। मैंने लास्ट 2 क्लासेस में एक दशा के अंदर अंतरदशा को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इंडिविजुअल दशाओं के बारे में, अंतरदशाओं के बारे में भी अभी एक लंबी सीरीज आने वाली है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। यदि एक भी वीडियो यदि मिस होगा तो आप कंसेप्ट से भटक जाएंगे और पूरी तरीके से इसको समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूं कि अब ये दशाओं को मैंने इंटरप्रेट तो कर दिया कि कैसे रिजल्ट मिलने चाहिए। वो जो मिलेंगे वो उस प्लेनेट की कुंडली के अंदर प्लेसमेंट पर डिपेंड करेंगे। ये तो लॉर्डशिप पर हमने देख लिया है, प्लेनेट कहाँ रखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं था अभी तक। इट वाज बेस्ड ऑन द लॉर्डशिप। वो मेलिफिक है कुंडली के लिए, बेनिफिक है, उस बेसिस पर रिजल्ट हमने बताए हैं, मगर रिजल्ट इसी बेसिस पर डिपेंड नहीं करेंगे। जो प्लेनेट रिजल्ट देने में कैपेबल होगा वही दे पाएगा, उसकी जिम्मेवारी है। सारी दशाएं अच्छी है, वो बेनिफिक है, मगर कुंडली के अंदर वो
वीक होकर बैठ गया तो भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो कैसे रिजल्ट देगा, मैं पोजीशन के बारे में कमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा, मिस ना करें आप। नमस्कार। हेलो। आज अब सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी दशा और अंतर दशाओं के रिजल्ट कैसे निकालते हैं, सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और जो मेरी महादशा प्लेलिस्ट है उसके सभी वीडियोस को आप यदि शुरू से देखेंगे तो उनका ड्यूरेशन 2 आवर से ज्यादा नहीं होगा, मगर आप दशा और अंतर दशाओं को अप्लाई करना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। अभी तक मैंने लॉर्डशिप के बेस पर बताया था कि दशा और अंतर दशा किस तरह की जाएंगी। आज मैं प्लेसमेंट को कंसीडर करके बताऊंगा और इस सीरीज को कंक्लूड करूंगा अभी दशाओं में अंतर दशाओं के रिजल्ट को। स्पेसिफिक दशा और अंतर दशाओं को मैं कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन सी दशाएं किस तरीके से बिहेव करती हैं। जैसे वीनस सैटर्न की दशा एक स्पेशल दशा है, या राहु और वीनस की दशा भी स्पेशल दशा होती है, उनको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अब मैं इन जनरल ये कोई भी कुंडली मेरे पास आ गई, अब मैं इसकी दशा अंतर दशाओं को इंटरप्रेट करूंगा, तो मेरे क्या स्टेप्स होंगे जरा उसे ध्यान से समझें आप लोग। सबसे पहले मैं सभी 9 प्लैनेट्स की नेचर देखूंगा 1 by 1। तो सभी 9 प्लैनेट्स की नेचर देखी। सबसे पहले मैंने ले लिया सन। तो सन को यहाँ पर देखिए कौन सी लॉर्डशिप है, सेकंड लॉर्डशिप है। तो सेकंड लॉर्ड अपना आप में कुछ भी डिसाइड नहीं होता, वो किसके साथ जाकर बैठा है इस पर डिपेंड करेगा। तो सन एज ए सेकंड लॉर्ड यहां पर जाकर बैठ गया है। ये वीनस और मरकरी के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ क्लोज है उससे उसके जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं मरकरी क्या है इस कुंडली के लिए। तो मरकरी एक्चुअली इस केस में एज ए थर्ड लॉर्ड मैलिफिक है, एंड एज ए 12th लॉर्ड मरकरी को भी देखना पड़ेगा कैसा होगा, वो हम चेक करेंगे अभी। फिर मैं वीनस को देख लेता हूं। तो एज ए 11th लॉर्ड ये मैलिफिक हो गया और एज ए 4th लॉर्ड ये न्यूट्रल हो गया। तो ओवरऑल वीनस मैलिफिक हो गया, और यहां पर सन एक्चुअली वीनस के क्लोज है डिग्रीज में, तो इसलिए सन यहां पर मैलिफिक हुआ। मैं फिर से बता देता हूं किस तरीके से देखा मैंने। जब भी सेकंड लॉर्ड को देखते हैं, यदि वो कहीं जाकर अकेला बैठ गया हो तो उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है। सन की सेकंड लॉर्डशिप नहीं होती तो वो अपने डिस्पोजिटर की नेचर पर उसका नेचर डिपेंड करेगा। मगर किसी भी प्लेनेट के साथ जाकर बैठ गया और कंजक्टेड है, तो जिसके साथ कंजक्टेड है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। अब कंजंक्शन यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेनेट्स का है, तो डिग्रीज में जो क्लोज है उससे हम देखेंगे। तो यहाँ पर सन वीनस से क्लोज है डिग्रीज में, और वीनस यहाँ पर मैंने बताया एज ए 4th लॉर्ड न्यूट्रल है, और एज ए 11th लॉर्ड ये मैलिफिक है, इसलिए ओवरऑल मैलिफिक है। तो सन भी वीनस की तरह एक्ट करेगा एज ए सेकंड लॉर्ड। अब आ जाता हूं दूसरा मून। मून लग्न लॉर्ड है, वो ऑलवेज बेनिफिक होता है। लग्न लॉर्ड इस कुंडली के लिए बेनिफिक हो गया एज ए लग्न लॉर्ड। ये किस भाव का लॉर्ड है लिखना भी जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट उसी भाव के देगा अपनी दशा और अंतर दशाओं में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्स की। तो मार्स यहां पर एज ए 5th लॉर्ड बेनिफिक हुआ, और दूसरा ये 10th लॉर्ड भी है, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो एक ही प्लेनेट यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड बन जाए तो वो योग कारक हो जाता है। तो मार्स इस कुंडली के लिए योग कारक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मरकरी की। तो मरकरी के पास 2 लॉर्डशिप है, एक तो आपके 3rd हाउस की लॉर्डशिप है, 3rd लॉर्ड। तो 3rd लॉर्ड ऑलवेज मेलिफिक होता है, और दूसरा एक 12th लॉर्ड है। अब 12th लॉर्ड कैसे देखना है फिर से, तो 12th लॉर्ड में भी वही रूल लगते हैं जो सेकंड लॉर्ड में है। यदि 12th लॉर्ड अकेला बैठा हो तो उसकी नेचर अपनी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। यहाँ पे मरकरी अकेला होता तो एज ए 3rd लॉर्ड ही इसको हम डील करते, मगर ये किसी के साथ बैठा है तो जिसके साथ बैठा हुआ है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे। तो ये मरकरी जिन दोनों प्लैनेट्स के साथ बैठा है वो दोनों ही मेलिफिक है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसलिए मरकरी एज ए 12th लॉर्ड मेलिफिक हो जाएगा। इनमें किसी के भी क्लोज हो, वीनस भी मेलिफिक है यहाँ पर, और वीनस की वजह से सन भी मेलिफिक हो गया, इसलिए एज ए 12th लॉर्ड मरकरी इस कुंडली के लिए मेलिफिक हो गया। मरकरी के बाद बात कर लेते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर सबसे पहले हम देखते हैं इट इज ए 6th लॉर्ड। तो 6th लॉर्ड अनडिस्प्यूटेड मेलिफिक होता है, और दूसरा ये ट्राइन लॉर्ड है 9th लॉर्ड। तो 9th लॉर्ड बेनिफिक होता है। तो ये हमने बिहेवियर देख लिया जुपिटर का। अब वीनस की बात कर लेते हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। वीनस एक तो 4th लॉर्ड है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये 11th लॉर्ड है तो ये मेलिफिक हो गया। ओवरऑल चेक करना हो तो न्यूट्रल प्लस मेलिफिक
न्यूट्रली वो मेलिफिक ही होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटर्न की। शनि इस कुंडली के लिए क्या है, तो देखिए शनि एज ए 10th लॉर्ड न्यूट्रल हो गया, एज ए 8th लॉर्ड फिर ये देखना पड़ेगा आपको, कोई भी प्लेनेट जब 8th लॉर्ड की तरह हो तो एज ए 8th लॉर्ड वो अपनी सेकंड लॉर्डशिप की तरह बिहेव करता है। तो सेकंड लॉर्डशिप सैटर्न की है एक्चुअल में, वो सॉरी 7th लॉर्ड है, गलत बोल गया था मैं, इट इज 7th लॉर्ड। तो सेकंड लॉर्डशिप न्यूट्रल है, इसलिए ये एज ए 8th लॉर्ड भी न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से हमने सभी प्लेनेट की लॉर्डशिप के हिसाब से वो मेलिफिक है, बेनिफिक है या न्यूट्रल है, ये कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अब दशाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, प्रीवियस वीडियो आपने देख लिया होगा होपफुली, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक पर्टिकुलर दशा अंतर दशा को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा इस कुंडली पर। मैं सपोज यहां पर ले लेता हूं मार्स, जो इसका योग कारक प्लेनेट है, उसकी महादशा, और उसके अंदर ही मैं मून जो अदर बेनिफिक है उसकी अंतरदशा ले लेता हूं। तो मार्स की महादशा है और मून की अंतरदशा है, तो नेटिव की कैसी जाने वाली है। तो मार्स की महादशा देखते हैं। तो मार्स बेनिफिक है एज ए, इसके दोनों लॉर्डशिप लिख लेता हूं मैं, 5th लॉर्ड और दूसरा लिख लिया मैंने 10th लॉर्ड। तो ये यहाँ पे बेनिफिक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, और मून एज ए लंग लॉर्ड है, ये बेनिफिक है। आप क्या करेंगे, इन जनरल सभी लोग इसको कहेंगे बहुत एक्सीलेंट दशा जाने वाली है, योग कारक जिंदगी बन जाएगी नेटिव की, क्योंकि एक योग कारक के अंदर बेनिफिक की अंतर दशा है, तो वो वेरी गुड दशा जानी चाहिए। मगर ये इस पर्टिकुलर कुंडली में यदि आप इनकी डिग्री और प्लेसमेंट नहीं देखोगे तो यही कहोगे। अब जो भी दशा है उसमें उस दशा प्लेनेट की पोजीशन और स्ट्रेंथ देखे बगैर यदि आप प्रेडिक्ट करेंगे तो बिल्कुल गलत रिजल्ट जाने वाले हैं। वही मैं यहां पर सिखाने के लिए इसी तरीके की कुंडली मैंने कास्ट की है अपने आप। तो यहां पर मार्स की महादशा के अंदर मून की अंतरदशा है, रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं 5th हाउस, 10th हाउस और लग्न के, और साथ में जहां प्लेस्ड है वहां के भी रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे प्लेसमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो प्लेसमेंट में आपको राशि नहीं देखनी है, मेरी बात को नोट कर लीजिए। ज्यादातर लोगों को एक कंसेप्ट ही नहीं पता होता है कि जब हम महादशा और अंतरदशाओं का रिजल्ट देखते हैं तो प्लेसमेंट में भाव देखना है, बस किस भाव में बैठा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मार्स महादशा लॉर्ड सही भाव में नहीं बैठा, द्विस्थान पर बैठा हुआ है, कमजोर हो जाता है। जो भी प्लेनेट जिस 6, 8 और 12 भाव में जाता है तो जिन हाउसेस के वो लॉर्ड होते हैं उन हाउसेस को कमजोर कर देता है। तो मार्स क्योंकि इसका प्लेसमेंट है इसलिए इसने 5वें और 10वें भाव को कमजोर कर दिया, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही। तो पहला देखिए प्लेसमेंट का ये असर हो गया। जिन दशाओं को आप बिल्कुल योग कारक मानकर चल रहे थे वो उतनी एक्सीलेंट नहीं है, इसके अंदर कमजोरी आ गई। अब मैं इसकी स्ट्रेंथ देखूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर लग्न की डिग्री लिखी है और इन प्लैनेट्स की डिग्री लिखी है, उसका एक इंटेंशन है मेरा कि ये बली भी है या नहीं। बल देखने के और भी तरीके हैं मगर दशा के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी प्लैनेट असेंडेंट की डिग्री के जितना क्लोज होगा उतना बली माना जाएगा, उतने बेटर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मार्स की 7 डिग्री है और असेंडेंट की डिग्री 3 है। तो मार्स असेंडेंट के क्लोज है तो ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बली है मतलब रिजल्ट देने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो ये रिजल्ट देगा। योग कारक है, आप बहुत एक्सीलेंट देने चाहिए थे मगर इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए रिलेटिवली वीकर रिजल्ट देगा। जितने योग कारक ही देगा, रिजल्ट खराब नहीं देगा, मगर जितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने चाहिए थे। आप सोचो इस बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, 5th लॉर्ड की दशा हो रही है मार्स की, वैसा नहीं होगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे होगे वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 90% लोग ये आते हैं कि मेरी तो इतनी अच्छी दशा चल रही है मगर ये तो दशा तो कुछ खास नहीं गई, खराब गई है, और थोड़ी खराब दशा थी ये तो बहुत एक्सीलेंट गई है। उसका रीजन है कि हम उसको इंटरप्रेट प्रॉपरली करते नहीं है, जल्दबाजी में केवल लॉर्डशिप देख लेते हैं, बाकी चीजें नहीं देखते। डिग्री भी देखना जरूरी है। तो ये यहाँ पर मार्स की जो दशा है वो स्ट्रेंथ वाइज मार्स ठीक है मगर प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा वीक हो जाएगी। तो 3 फैक्टर हमने देखे, ये बेनिफिक, ये योग कारक था तो योग कारक दशा थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने थे, मगर इसका प्लेसमेंट वीक है तो वो रिजल्ट में कुछ कमी आ गई। मतलब ऐसे मान के चलिए 100 रिजल्ट देने थे, प्लेसमेंट वीक है, तो ये मान लो कि इसमें से 60 कम हो गए आपके। प्लेसमेंट का इतना रोल है।
60% रिजल्ट रिड्यूस कर दिए उसने। मतलब फिर इसकी स्ट्रेंथ है, बली है, तो ये 40 जो रिजल्ट है उन्हें दे देगा। बली नहीं होता तो इन्हें भी नहीं दे पाता, वो वीक हो जाता तो उन्हें भी नहीं दे पाता। अब मैं देख लेता हूं मून को। एक बात यह है कि ये दोनों संबंधी है, यहाँ पर सहधर्मी भी है, इसलिए रिजल्ट दोनों अपने अपने पूरे रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर जब संबंधी हो जाते हैं तो ये अपने पूरे रिजल्ट देगा, ये अपने पूरे रिजल्ट देगा, मगर वो रिजल्ट इनकी खुद के प्लेसमेंट और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मून की बात कर लेता हूं, अंतरदशा लॉर्ड, इसके पास लग्न के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट ऑफ द लग्न एंड 6th हाउस ऑल्सो, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन 6th हाउस। सो व्हाट टू डू? तो मून यहां पर देखिए कि वही 6th हाउस के अंदर आ गया, तो इट हैज ए पुअर प्लेसमेंट। तो जो 100 रिजल्ट देने थे उसमें से 60 रिजल्ट लेस हो गए, आपको 40% रिजल्ट ही मिलेंगे। अब यहां पर मून की आप डिग्री चेक करिए, 23 डिग्री और लग्न की डिग्री 3 है। जब भी लग्न की डिग्री से 15 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है किसी भी प्लेनेट में, तो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। लग्न की डिग्री से जितना दूर जाएगा वो एक्चुअली अगले भाव में चला जाता है। ये मान लो भाव चलित के हिसाब से, यदि अभाव चलित कुंडली कास्ट करोगे तो लग्न ये दूसरे भाव का लॉर्ड हो जाएगा, लॉर्ड नहीं होगा, इसका भाव बदल जाता है। तो पूरे रिजल्ट देने के लिए जब भी एज ए लॉर्डशिप आपको रिजल्ट देखने हो दशा और अंतरदशा में, तो आप डिग्री देखिए, यदि लग्न की डिग्री के क्लोज है तभी वो उस भाव के रिजल्ट दे पाएगा। लग्न की डिग्री से जितना दूर होता जाएगा वो एज ए वो दैट वन पर्टिकुलर भाव, जिस भी भाव का वो लॉर्ड है, वीक होता जाता है। तो यहाँ पर ये मून आपका वीक हो गया एज ए लॉर्ड, तो और ये अपनी दशा और अंतरदशाओं में उतने रिजल्ट देने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। इट इज ए वीक मून। तो जो 40% रिजल्ट भी इसने देने थे वो रिजल्ट भी आपके देने में बहुत डिफिकल्टी होगी और आपको बहुत मुश्किल से रिजल्ट मिलेंगे। तो आप जो एक बार देखकर सरसरी नजर से जिस दशा को बहुत एक्सीलेंट समझते, योग कारक में बेनिफिट की दशा, वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप ऑफ दशा होगी, क्योंकि मार्स भी बहुत अच्छे 40-50% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा और मून तो उतने भी नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये क्या है कि एज ए लॉर्ड वीक है। जब भी आपको दशा और अंतरदशाओं में उसकी स्ट्रेंथ देखनी हो तो आपको राशि नहीं देखनी है, एक्सोल्टेड है या क्या है, ये कंसिडर नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग इसके अपोजिशन में आ जाएंगे क्योंकि वो करते हैं, वो कहेंगे नहीं ये क्या बता दिया, पर मैं आपको एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं, फिक्टोलॉजी नहीं बता रहा कि आपने कोई इवेंट जस्टिफाई जस्ट बार कर देना है। जस्टिफाई करने की कभी कोशिश मत करो, आप एस्ट्रोलॉजी में गलत होने की कोशिश करो। जब आप गलत होंगे तो सही चीज सीखेंगे, और आप पहले दिन से ही सोचेंगे मैं सही हूं, कोई भी इवेंट हुआ और उसको आप जबरदस्ती जस्टिफाई करेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी जिंदगी में कभी भी नहीं सीख सकते। तो आप गलत होइए, आप 1000 केसेस में गलत होंगे तब जाके आप 300 केसेस में सही होंगे। आप 5000 केसेस में जब गलत होंगे तब आप 5000 में ही सही होना शुरू कर देंगे। जब 10,000 में गलत होंगे तब आप 25,000 में सही होंगे। जैसे जैसे आपकी गलत होने की वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सही होने की भी बढ़ती जाएगी। और आप पहले दिन से यदि सोचते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सारी सही जाए तो आपकी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप फिर आपका सारा माइंड होगा उस चीजों को फिट करने में। कभी आप लॉर्डशिप देखोगे, कभी डिस्पोजिटर देखोगे, कभी आप नक्षत्र लॉर्ड देखोगे, कभी कुछ और देख लोगे, मतलब उसको जबरदस्ती, जैसे बुक्स में आप पढ़ते हो ज्यादातर राइटर्स ऑथर्स वो अपनी बुक में किसी भी इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसी चीज को नेगेटिव ले लेते हैं, दूसरे चार्ट में उसी चीज को पॉजिटिव ले लेते हैं। आपने अपने कंसेप्ट से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। जहां आप कंसेप्ट से हिलोगे आप एस्ट्रोलॉजर एटलीस्ट नहीं बन सकते। आप एक काउंसलर बन सकते हो, दूसरे बंदे को आप मेंटली सेटिस्फाई कर सकते हो, बट आपको ना खुद कॉन्फिडेंस आएगा ना आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो मैंने आज आपको कंसेप्ट समझाया है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं फिर और कुछ एक केस लेकर बताऊंगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाए इमीडिएटली और मिस ना हो, और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहें। मैं आपको पूरी मेरी सिखाने की कोशिश है और जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट शास्त्रों के हिसाब से बताऊंगा। अपने मन से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करूंगा। जैसा कि हम जब कुंडलियों को आप जहां भी पढ़ने जाते होंगे वहां पर वो कुंडलियों के इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए
कुछ भी लगाते रहते हैं और बस जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, पर हमें नहीं करनी है, हमें गलत प्रूफ होना है। ये आप ध्यान रखें, आप सही प्रूफ हो जाएंगे। नमस्कार।